जय हिंद सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको करवाएंगे फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, क्योंकि मैंने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिए। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज भी करवा रहा हूं, फुल भी करवा रहा हूं। तो टॉपिक वाइज मैंने अभी लास्ट में करवाया था सोल्यूशन, उसको भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप उसको भी देख लेना। क्योंकि जो हमारे फुल प्रैक्टिस सेट हमारे पढ़ाई में हेल्प करते हैं, और जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता है कि 20 टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, अगर 10 टॉपिक से अगर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हम कंफर्म हो जाएं कि 10 क्वेश्चंस तो हमारे श्योर एंड सर्टेन पक्के ही हो गए हैं। क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के हमको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर हम 30-35 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी टॉपिक से, तो उस टॉपिक पर हमारी इतनी पकड़ हो जाती है कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा ही नहीं। तो टॉपिक वाइज भी आप प्रैक्टिस सेट करिएगा, और ये फुल प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूँ इसको भी करिएगा। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। क्वेश्चंस मैं यहाँ सोल्यूशन करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप क्वेश्चंस को वहाँ से पढ़ेंगे, मैं यहाँ से सोल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि कार्बीन के बारे में पूछ रहा है कि कार्बीन सबसे अधिक स्थायी है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि कार्बीन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कार्बीन क्या होता है। देखिए कार्बीन का मतलब होता है, कार्बीन का जर्नल फार्मूला आप देख लीजिए, X-C-बाई, और इधर 2A होता है। अगर ऐसा कहीं पे मिल जाए तो ये कार्बीन होता है। अब आप कहेंगे सर ये है क्या। X का मतलब है इधर कोई लगा है सिंगल बॉन्ड के साथ, इधर कोई लगा है, क्या लगा है, एटम लगा है सर। और ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं। तो कार्बन का जर्नल फार्मूला यही होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन हो सकता है, आपके पास हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कार्बन के एग्जाम्पल तो देखिए कार्बन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक कार्बन का एग्जाम्पल है, ये 2 लगे हैं इधर, ठीक है। कार्बन का एग्जाम्पल देखिए, एक कार्बन का एग्जाम्पल है कार्बन का। और अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप देखिए CH2 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगर मैं लिखूँ Cl2 करके तो ये भी एक कार्बन का एग्जाम्पल है। ये Cl है, ठीक है, ये Cl लिखा है CCl2, और इधर 2 ऐसे बूंदी लगी हैं, ठीक है। तो ये भी कार्बन का एग्जाम्पल है। तो कार्बन का जो जर्नल फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इधर X है, इधर C है, इधर बाई, इधर 2। अगर ऐसी कंडीशन में लिखा तो वो कार्बन होता है। और कार्बन स्थायी कब होता है और अस्थायी कब होता है, अगर इसकी चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बन यानी कि जो कार्बन है, कार्बन का अगर कार्बन किसी ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो फ्लोरीन क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम है तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। ऐसे ही अगर कार्बन मतलब कार्बन का कार्बन किसी एटम ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखता है तो अस्थायी होगा या फिर कम स्थायी होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें कह रहा है कि कार्बन सबसे अधिक स्थायी होगा। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि CF2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो कार्बन का कार्बन किसके साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 62 शो हो रहा होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो होते हैं वो पेपर के हिसाब से होते हैं, यहाँ पर मैं 1 और 2 करके करवा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि CH2 है। अभी मैंने बताया था कि ये कार्बन का एग्जाम्पल है, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट बताया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा रूप सुमेलित है, PMR सिग्नल। PMR सिग्नल के क्वेश्चन आ गए। देखो PMR जो होता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया जाता है, BSc लेवल का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ कि हर एक मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इतना करवा दूंगा कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो PMR सिग्नल होता है क्या, इसके बारे में आपको अगर बताऊं तो आप देखिए कि एक्चुअली में जो PMR सिग्नल होता है कभी कभार पूछता है कि PMR का दूसरा नाम क्या है। तो PMR का दूसरा नाम होता है PMR, अगर इसका फुल फॉर्म बताएंगे तो होता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका दूसरा नाम होता है 1H1। 1H1 मतलब होता है प्रोटॉन, और 1H1 NMR भी बोल देते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऐसे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि PMR को 1H1 NMR भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछ देता है कभी बार इसका दूसरा नाम, तो आपको बताना पड़ेगा। अब मैं बताऊं कि जो हमारे पास NMR सिग्नल होता है हमको प्राप्त कैसे होता है। अगर इसको पाना चाहें तो कैसे पाएंगे, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक से जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर होता है PMR या फिर NMR का स्ट्रक्चर हम लोग
प्राप्त कर लेते हैं। इस चीज़ को भी आप याद कर लेना कि हमको इसका स्ट्रक्चर कहाँ से मिलता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलता है। फिर क्वेश्चन आता है कि मतलब कैलकुलेट करना होता है कि कोई आपको स्ट्रक्चर दे देगा, कोई आपको कंपाउंड दे देगा, कह देगा कि इसमें पीएमआर सिग्नल फाइंड आउट करो। तो पीएमआर सिग्नल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका मैं अगर आपको बात करूं तो देखिए, सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि आप पढ़ लीजिए तुल्य प्रोटॉन। तुल्य प्रोटॉन क्या होता है, तुल्य प्रोटॉन। मैं साथ में कॉन्सेप्ट इसीलिए करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चंस भी क्लियर हो। एक क्वेश्चंस पर जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस, मैं सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अपनी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, औरों को आप बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के करीब 11-12 बजने वाले हैं, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सबसे अलग करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री आपकी ऐसी कर देना चाहता हूँ कि आप 20 में से 20 भी करके आएँ। अगर आप अच्छे से कर ले जाएंगे तो पूरे कर देंगे केमिस्ट्री में। चलिए तुल्य प्रोटॉन पढ़िए। तुल्य प्रोटॉन, ये पीएमआर सिग्नल का है, ये तुल्य प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन इसको इंग्लिश में कहते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इसका जो होता है, इसमें होता क्या है एक्चुअली में, कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है, और उसमें जो हमारे पास प्रोटॉन है वो एक ही जैसे लगे हैं, मतलब प्रोटॉन है और एक ही जैसे लगे हैं, तो उसको तुल्य प्रोटॉन कहते हैं। देखिए मैं इसका एग्जांपल्स लेकर अगर आपको बताऊं, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड, अगर मैं ले लूं CH2, कुछ भी ले लेता हूं, CH ले लेता हूं, उधर ले लेता हूं सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। ये CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड CH3, इधर लेता हूँ CH2, ये CH2 है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर ऐसे लिखा है तो A प्रोटॉन जो है, इसमें जो प्रोटॉन का मतलब होता है H, ये जो प्रोटॉन है A, और ये जो प्रोटॉन लगा है यहाँ पर A, ये दोनों सेम है, तो ये क्या करेगा, एक ही पीएमआर सिग्नल देगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये डिफरेंट है, ये B होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो, अगर पीएमआर सिग्नल काउंट करेंगे तो उसमें 2 पीएमआर सिग्नल मिलेंगे। मैं बता दूं, जो तुल्य प्रोटॉन होते हैं वो केवल एक ही एमआर सिग्नल देते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि जो तुल्य प्रोटॉन होते हैं कितने पीएमआर सिग्नल देते हैं, केवल एक। और अतुल्य जो प्रोटॉन होते हैं वो जितने उसमें हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन लगे होंगे, उतने ही पीएमआर सिग्नल देगा वो, ठीक है। अब एक होता है अतुल्य प्रोटॉन, अतुल्य प्रोटॉन, अतुल्य प्रोटॉन, ठीक है, अतुल्य प्रोटॉन। तो अतुल्य प्रोटॉन के अगर केस की बात की जाए तो अतुल्य प्रोटॉन कैसे हम लोग फाउंड करेंगे, वो होता है CH3 मान लीजिए, CH2 मान लीजिए, ऐसे करके कुछ भी मान लीजिए लगा है, मान लीजिए CH2 CH3 CH। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ए प्रोटॉन अलग है, ए प्रोटॉन अलग है, और ए प्रोटॉन अलग है। तो ये 3 टाइप के प्रोटॉन्स हो गए, तो 3 पीएमआर सिग्नल देगा, तो ये अतुल्य प्रोटॉन हो गए। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक ही जैसे प्रोटॉन है तो केवल एक ही पीएमआर सिग्नल मिलेगा, और अगर अलग अलग प्रोटॉन है तो उतने ही पीएमआर सिग्नल मिलेंगे जितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो इस बात पर भी आप फोकस करिएगा। चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही रूप सुमेलित नहीं है। तो पहला आप ऑप्शन पढ़िएगा, पूछ रहा है फार्मूला दे रखा है C3H3Cl5, फिर 1 डबलेट और 1 ट्रिपलेट। अच्छा, ये डबलेट ट्रिपलेट का है तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका जब एस्पेक्ट, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपके आता नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा समय लग जाएगा, तो आप इसको देख लेना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं अभी देख ले रहा हूँ, डबलेट ट्रिपलेट। मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, एक डबलेट एक ट्रिपलेट, तो ये तो सही लग रहा है, मतलब सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुझे बी लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखा डबलेट सिंगलेट, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का जो राइट आंसर होगा बी होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भाई, बीएससी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इतना बड़ा नहीं आता। मैंने एक समझाने के लिए आप लोगों को पीएमआर सिग्नल के लिए एक क्वेश्चन रख दिया, अगर बाई चांस पूछा जाए तो आप पीएमआर सिग्नल पर भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित अधोमुख यौगिकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखो पीएमआर सिग्नल काउंटिंग करवा रहा है, पीएमआर सिग्नल। तो पीएमआर सिग्नल काउंटिंग करना मैंने आपको बता दिया है, आप कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आप सी में चेक करिएगा, सी में आप चेक करिए। पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए सी में लिखा है कि CH3, आपको इधर दिख रहा है, इधर नहीं, आपको इधर में दिखा रहा हूँ। देखिए CH3, ठीक है, ऐसे बना के दे रखा है, फिर दे रखा है H, फिर दे रखा है C, फिर आपको दे रखा है डबल बॉन्ड C, और फिर दे रखा है H और H। अब आप कहोगे सर 3 पीएमआर सिग्नल इसमें दे रखे तो उसमें गलत क्या है, मैं आपको बताऊंगा।
जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या फिर एक कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ जाए, जैसे मैं बोल दूं अगर ऐसा आपके सामने आ जाए, इधर से दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड CH3, अगर ऐसा आ जाए यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए या फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए, तो फिर ए जो प्रोटॉन है और ए जो प्रोटॉन है, इधर भी CH3 होता है, CH3, ए प्रोटॉन और ए प्रोटॉन दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। इसका अगर ए होगा तो इसका फिर बी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद करना। तो इधर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ए प्रोटॉन सेम नहीं है, डबल बॉन्ड आने की वजह से डिफरेंट हो गया। तो ए प्रोटॉन हो गया ए प्रोटॉन हो गया बी और ए प्रोटॉन हो गया सी और ए प्रोटॉन हो गया डी। यदि 4 प्रकार के हाइड्रोजन लगे हैं तो इसमें 4 PMR सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल आपको मिलेंगे? 4 PMR। लेकिन इसमें ऑप्शन में रखा 3 PMR सिग्नल, तो इसका मतलब यही होगा कि 64 का जो आंसर होगा सी राइट है, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। आप बी वाला भी चेक कर सकते हैं इसी प्रकार, उसमें ऑक्सीजन लगाया तो तीनों डिफरेंट हो जाएंगे, 3 PMR सिग्नल। आप डी वाला भी चेक कर लीजिए, डी वाला अगर देखेंगे तो उसमें भी 3 हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो 3 PMR सिग्नल। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अक्रिय गैसों की परमाणुकता होगी। तो मैं बता दूं अक्रिय गैसों की जो परमाणुकता होती है वो आप कैसे निकालेंगे? परमाणुकता, एटॉमिसिटी। ओके, अक्रिय गैसों की जो परमाणुकता होती है, अच्छा ये बताइए जो परमाणुकता होती क्या है, पहले ये बताइए क्या मतलब। ये तो आपने जब परमाणुकता मतलब वो एक परमाणु, द्वि परमाणु, 3 परमाणु, इसको बोलते हैं परमाणुकता। मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन कितने परमाणु होती है? 2 परमाणु होती है। तो अक्रिय गैस होती है नियान, कितने परमाणु होती है? 1 परमाणु होती है। जितनी भी आप अक्रिय गैस ले लिए 1 परमाणु होती है, तो इसकी परमाणुकता होती है 1, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। जो अक्रिय गैसें होती है उनकी परमाणुकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि आवर्त सारणी में 100वें तत्व का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? जो आवर्त सारणी का हमारे पास 100 का जो एलिमेंट है वो शायद उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन इतना पता है फर्मी नाम से कोई था, तो इसीलिए जो फर्मी वैज्ञानिक थे हमारे उनके नाम पर बनाया गया था। आप देख लेना, फर्माडिस्ट करके कुछ ऐसे ही नाम है 100 नंबर का एलिमेंट का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा। 7 में कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो संलयन होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कैसे होता है संलयन, मैं आपको बता दूं संलयन कैसे होता है। नाभिक का संलयन जब होता है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि विखंडन क्या होता है, मतलब जब भी बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाता है उसको विखंडन कहते हैं, और जब छोटे छोटे नाभिक यानी 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं उसको संलयन कहते हैं। तो जो सूर्य का जो हमारा स्रोत है वो संलयन ही होता है, और आपको पता है 4 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के आधार पर है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और जो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर डिपेंड करती है। तो इसको भी याद कर लेना, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ से दिखेगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो देखिए भौतिक अवस्थाएं में कौन शामिल नहीं है? कोलाइड शामिल नहीं है। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट आपको टॉपिक बिलियन पढ़ाया है, कोलाइड पढ़ाया नहीं है। तो कोलाइड का जस्ट इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसके बाद रिकॉर्डिंग करूँगा कोलाइड की, तो कोलाइड की रिकॉर्डिंग करूँगा तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा। कोलाइड होता है वो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन पर पढ़िएगा। कह रहा हवा है एक, हवा क्या है? हवा के बारे में बताइए क्या होता है हवा? हवा मतलब प्योर मिश्रण होता है या फिर केवल मिश्रण का मिश्रण होता है, तत्वों का मिश्रण होता है, दोनों तत्वों का यौगिकों का मिश्रण होता है। तो हवा क्या होता है आपको पता है? हवा मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो होता है उसमें क्या होता है, सहसंयोजन बंद होता है, क्योंकि सेम एटम्स के बीच बनता है। इसको भी मैंने टॉपिक करवाया है केमिकल बॉन्डिंग करके, उसमें केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं BSF RO RM में, या फिर जितने भी एग्जाम है वहाँ मतलब आप किसी के एग्जाम को ले लीजिए,
केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसके अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे टॉपिक वाइज केमिकल बॉन्डिंग के, तो आपकी बहुत अच्छी केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए कि हवा क्या है। मैं बता दूं, हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। दोनों तत्वों मतलब दोनों योग तत्वों का और यौगिकों का दोनों मिश्रण, यानी ऑक्सीजन जो है ये आपके पास तत्वों का भी मिश्रण है। तत्व मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन यानी ए एलिमेंट, दिस इज ए एलिमेंट, समझ रहे हो। ऑक्सीजन भी तो यार है तो एक एलिमेंट ही, तो अगर एलिमेंट मिल जाता है तो क्या बनता है O2, तो ये ऑक्सीजन हो जाता है। और यौगिकों का भी ये मिश्रण होता है, यानी कि आपको पता होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन सभी को यौगिक कह सकते हैं हम लोग, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन सबको यौगिक कह सकते हैं, लेकिन जितने भी यौगिक हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर समझेंगे तो हवा जो है वो दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 71 मतलब 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं का आयनों की संख्या क्या बोलते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी पदार्थ के एक मोल में समझिए, एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं के आयनों की संख्या को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या आपको पता होगी कितनी होती है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो की कभी कभी वैल्यू पूछ देता है तो वो होता है 6.02। आप याद कर लेना, 10⁻23 अणु होता है, ठीक। अणु ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी वैल्यू पेपर में पूछ ली जाती है, इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो ऐसे याद कर लेना। क्योंकि मोल होता है तो मोल होता है W/m लिखते हैं, W/m, तो इसको ग्राम भी कर देते हैं, ठीक है, नीचे ग्राम भी करना पड़ता होगा। तो इसको ऐसे आप याद कर लेना कि ये वैल्यू आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल होंगे। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे। तो मोल का जो फार्मूला होता है W/m होता है, मैंने अभी जस्ट लिखा था, और कल वाला जो मैंने सोल्यूशन टॉपिक करवाया उसमें भी बताया है मोल की काउंटिंग। तो मोल की काउंटिंग करने के लिए एक फार्मूला होता है N = W/m। मैं ये आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट जो टॉपिक वाइज करवाता हूँ आप उनको भी देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट इधर से इधर लेवल पर पहुँच जाएंगे, बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। क्योंकि उसमें आप एक ही टॉपिक के 35-40 क्वेश्चंस करते हैं, तो उस टॉपिक पर आपकी इतनी पकड़ होगी कि आप कहीं पर भी आप बोलने लगेंगे तो आप चूकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो सारा कॉन्सेप्ट पता है, सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आप कर ही देंगे। तो टॉपिक वाइज ज़रूर देखें, इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कि अगर आप इसको देख रहे हैं समय है तो टॉपिक वाइज को जल्दी सेकेंड स्पीड में दोगुनी स्पीड करके भी देख लें, तो सभी को देखें अगर आपको केमिस्ट्री मजबूत करनी है। क्योंकि टॉपिक वाइज में क्या होता है कि बहुत तरीके के फार्मूले बताता हूँ, क्वेश्चन आता है जितने तरीके का उतने तरीके के फार्मूलेज आपको बता देता हूँ, और मैं इसमें बताता हूँ तो इसमें जो क्वेश्चन से तो उसका फार्मूला बताया, अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है तो उसका फार्मूला बताया, और टॉपिक वाइज में तो बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं। तो आप इसको दोनों को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो माइंड लेवल है बढ़ जाएगा केमिस्ट्री के लिए। चलिए काउंट करिए W/m मतलब N बराबर दे रखा है 25, और इसका अणुभार निकालिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आप अणुभार निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2, और ये होता है 16 दूनी 32, और ये होता है 64, ठीक है। ये तो इसका अणुभार निकालेगा, जोड़ लीजिए 64, यानी कि 90 हो जाएगा, और 90 और 4 98, यानी 98 मिल जाएगा। और अगर इसका तुल्यांकी भार निकालना होता तो क्या करते, इस वाले 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन संख्या से डिवाइड करा देते तो तुल्यांकी भार निकल आता, लेकिन हमको तुल्यांकी भार नहीं चाहिए, तो हमको 98 ही चाहिए, तो हम इसके बटन डाल देंगे 98। चलिए 98 से इसको डिवाइड कराइए, कितना आंसर बनेगा बताइए। 98 से डिवाइड कराएंगे, चलो हम इसको 100 मान लेते हैं। 98 की जगह पर अगर हम इसको 100 मान लें तो कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाता है, तो 25 चक्कू 4 से अगर डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 25 आ जाएगा ना, 25। तो 25 किस में आ रहा है, 25 आ रहा है केवल इसमें, यानी इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। आप एक बार करके देख लेना, आप डिवाइड कराना 25 को 98 से, और फिर देखना कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से 0.025 ही आएगा, या फिर डी आंसर भी इसका जा सकता है, आप एक बार चेक करिएगा। इसमें सिस्टम में है कि हम लोग 98 से डिवाइड करा रहे हैं, तो शायद इसका डी आंसर भी हो जाए। मेरे हिसाब से 100 के हिसाब से वो, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आप देखिएगा 12 का आंसर डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि 98 से डिवाइड करें, 25 को अगर आप 98 से डिवाइड कराएंगे तो आप जो आंसर निकलेगा वही आंसर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे लेवल से करवा रहा हूँ, बस थोड़ा जल्दी करवाता हूँ ताकि जल्दी
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कम समय में अच्छा कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं समस्थानिक, संभारिक, ये सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, इसका तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास भी करवाया, परमाणु संरचना का कॉन्सेप्ट क्लास करवाया, उसको देख लेना एक बार। कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया, एक एक कॉन्सेप्ट लिखाया है बोर्ड के ऊपर परमाणु संरचना का। आप लोगों ने तो इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते तो मैं सारे टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लास करवाता, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाता और फिर फुल प्रैक्टिस करवाता। यानी 3 क्लासें चलती हैं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लास, फिर टॉपिक वाइज रिवीजन और फिर उसके साथ में ये चलता हमारा फुल प्रैक्टिस केमिस्ट्री का। 3 क्लासें चलती हैं। लेकिन आपने टॉपिक वाइज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सही है क्योंकि आपके पास समय कम था इसीलिए आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आप इन्हीं से ही अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे करवा दूंगा कि आप बीएसएफ, आरओ या किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री आएगी आप 95% करके आएंगे भाई साहब। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। समस्थानिक, एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? समस्थानिकों में केवल परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान होता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या? प्रोटॉन। अब देखिए Z बराबर N बराबर P, आपने पढ़ा होगा Z बराबर E बराबर P, तो प्रोटॉन केवल समान होते हैं और कुछ नहीं, केवल समान प्रोटॉनों की संख्या। 72 का C राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में कर समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक शब्द का अभिप्राय पूछ रहा है, तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले। बिल्कुल ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा समस्थानिक का। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कॉन्सेप्ट बताना है नहीं क्योंकि समस्थानिक संभारिक आपको पता है यार, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हो, इतना तो पता ही होगा। उत्कृष्ट गैस का आनंद विभव बहुत अच्छा है। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं ये आपको पता है भाग नहीं लेती हैं रासायनिक अभिक्रिया में। और आनंद विभव क्या होता है? आनंद विभव होता है कि किस, वीडियो रिकॉर्डिंग शायद बंद हो गई है, मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है चल रही है। जो आनंद विभव होता है, आनंद विभव का मतलब मैं आपको बता दूं क्या है कि आनंद विभव मीनिंग ये होता है कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आनंद विभव कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है यानी एफिनिटी, वो होता है किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को डालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो उत्कृष्ट गैस जो होती है यानी कि जो हमारे पास बोल सकते हैं जो जैसे हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, या बोल सकते हैं जितनी भी हमारे पास उत्कृष्ट गैसें हैं या जो निष्क्रिय गैसें हैं इनका आनंद विभव बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब। ठीक है, तो इनका आनंद विभव क्या होता है? अधिकतम होता है, एक अवधि में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन आ गया। अजनबी गैस, उत्कृष्ट गैस में पूछ दिया कौन सी अजनबी गैस है, तो जीनान अजनबी गैस होती है। स्ट्रेंजर गैस क्या होती है? अजनबी गैस कौन होती है? जीनान होती है। तो आप लोग इंटरेस्ट दिखाकर पढ़िए यार, मजा आ जाएगा। जीनान, जीनान का कौन सा यौगिक नहीं बनता ये बताइए। जीनान का यौगिक ऐसा कौन सा जो बनता ही नहीं, जो फॉर्म नहीं होता है? चलिए आप लोग जल्दी बताइए जीनान का कौन सा यौगिक फॉर्म नहीं होता। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए XeF3 आपको बताना है कौन सा नहीं बनता है। XeF3 बनता है कि नहीं बनता है? XeF2 बनता है कि नहीं बनता है? XeF5 बनता है कि नहीं बनता है? इनमें से ही छांट कर बताइए कि कौन सा यौगिक है जो नहीं बनता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जीनान का कौन सा ऐसा यौगिक है जो नहीं बनता है। बाद में इसी वीडियो के कमेंट में मैं उसका आंसर दूंगा, पहले आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि MgO का विलयन होता है, जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। आप शॉर्टकट याद कर लीजिए। तो भैया क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए S ब्लॉक के तत्व कितने हैं? शायद 17 हैं। आप एक बार काउंट करना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को मिलाकर S ब्लॉक होता है। और S ब्लॉक का जो आकार होता है वो डंबल होता है। ठीक, S ब्लॉक का स्फेरिकल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं बड़े आराम से और आपको मोटिवेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों का भी मन लगे। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया जीनान का कौन सा यौगिक नहीं बनता है। अभी मैं और दूंगा अगर मेरे दिमाग में कुछ घूम जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 में पूछ रहा है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौह के साथ जलता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा। मैग्नीशियम रीजन जो होता है सफ़ेद के साथ जलता है, और इसको आप याद कर लीजिए। 78 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है? ठीक दिख रहा है। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 से
कुछ कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, आप एक बार उनको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ फिर कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट कॉन्सेप्ट आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो सफ़ेद रंग के साथ जलता है, ये तो हमने बता दिया आपको, लेकिन इसके और मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने आतिशबाजी देखी है, आतिशबाजी में फुलझड़ी देखिए, कुछ भी ऐसा पटाखा देखा होगा जो सफ़ेद रंग देता है, वो किसके कारण देता है? मैग्नीशियम के कारण देता है। अब मैं बात करूंगा कि उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं जिनके कारण भिन्न भिन्न रंग मिलते हैं। अब देखिए जो पटाखा यानी आतिशबाजी में जो रंग, जो आतिशबाजी होती है और आतिशबाजी में जो रंग आते हैं वो किन किन पदार्थों की वजह से आते हैं वो देखिएगा। चलिए मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बेरियम। बेरियम हमारे पास हरा रंग देता है आतिशबाजी में, हरा रंग। उसके बाद आता है हमारे पास उसके पास आता है कार्बन। जो अब देखिए जो हमारे पास पटाखा होते हैं उसमें जो कार्बन क्या काम करता है? कार्बन ईंधन का काम करता है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रोंशियम या फिर लिथियम, ये दोनों क्या करते हैं? लाल रंग देते हैं, ठीक है। कापर क्या करता है? नीला रंग देता है, कापर नीला रंग देता है। याद करिएगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बता दिया। जो मैग्नीशियम है वो सफ़ेद रंग देता है, सफ़ेद मैग्नीशियम सफ़ेद रंग देता है। उसके बाद अगर बात करूँगा, हम अपनी बात करें इसके सोडियम की, तो सोडियम भी कोई रंग देता है। एक सोडियम जो है सोडियम शायद नारंगी रंग देता है, मुझे इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ सोडियम भी एक रंग देता है। सॉरी नारंगी नहीं, जो सोडियम होता है पीला रंग देता है, सोडियम देता है पीला रंग, तो इसको भी आप याद करिएगा। सोडियम पीला रंग देता है, पीली लौ के साथ जलता है सोडियम, ठीक है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट अगर याद कर लेंगे तो आतिशबाजी के सारे क्वेश्चंस आपके बढ़िया लेवल से आप कर ले जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, मज़ा लेकर पढ़िए सर, मैं मज़ा लेकर पढ़ा रहा हूँ, आप मज़ा लेकर पढ़िए, बढ़िया केमिस्ट्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि जल योजित कापर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। जल योजित कापर सल्फेट, नीला थोथा, तूतिया भी इसको बोलते हैं, तूतिया, नीला थोथा, कापर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीला थोथा किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है नीला थोथा कैसे लिखते हैं? जल्दी बताइए। नीला थोथा को तूतिया भी कहते हैं, तूतिया बना देगा तुझे चूतिया, ठीक है, तूतिया बना देगा तुझे चूतिया, तो तूतिया इसको बोलते हैं। तूतिया किसको बोलते हैं? CuSO4 × 5H2O कापर सल्फेट, यही होता है हमारे पास जलीय विलयन के साथ, जिसमें जल भी ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका आज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लचीला है, कोमल है? तो इनमें सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एटम्स हमारे पास कापर होता है जो लचीला भी होता है, कोमल भी होता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरा आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपके समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा जिसका नाम है कोलॉइड, आप लोग उसको भी देखेंगे कल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर हो सके, आपको लगता है कि आपका दोस्त किसी को नीड है BCF RO एंड RM की प्रैक्टिस सेट की, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।